तो मेरा नाम है जीवेश विंदे और आप देख रहे हैं वी यानी कि विंदे विज्ञान विद्यालय। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि आवेश उत्पन्न होने का क्या कारण है। आखिरकार आवेश उत्पन्न हो क्यों रहा है, ये धनावेश क्यों उत्पन्न हो रहा है, ये ऋणावेश क्यों उत्पन्न हो रहा है, इसका कारण हम जानेंगे और इस कारण को हम समझेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी बोल सकते हो आप इसको, इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर। अच्छा, आपको ये भी बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन के सिद्धांत के आधार पर ही आवेश को क्यों समझाया गया, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन के सिद्धांत के आधार पर हम आवेश के उत्पन्न होने के कारण को क्यों नहीं समझा सकते। तो सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन हमें पता होनी चाहिए वो है कि घर्षण वैद्युतिकी में, अच्छा घर्षण वैद्युतिकी को स्थिर वैद्युतिकी भी बोलते हैं। अच्छा, स्थिर वैद्युतिकी होती क्या है? स्थिर वैद्युतिकी वो है जिसमें वैद्युत यानी कि आवेश स्थिर हो, रुका हुआ हो, और जो स्थिर आवेश है, रुका हुआ आवेश है, वो अधिकतर किससे पैदा होता है? घर्षण से। ठीक है, जो हमें देखने को मिलता है वो घर्षण से ही देखने को मिलता है, इसलिए स्थिर वैद्युतिकी को हम घर्षण वैद्युतिकी भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये बात तो हमें क्लियर होनी ही चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम देख रहे हैं कि इसके उत्पन्न होने का कारण क्या है आवेश के। तो घर्षण वैद्युतिकी में स्थिर आवेश के उत्पन्न होने का कारण जो बताया गया है वो है इलेक्ट्रॉन का एक वस्तु से दूसरी वस्तु में चले जाना। अच्छा, जब इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जाएगा तो जो वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागती है, अब एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जाएगा तो एक वस्तु इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगी, दूसरी वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगी। तो जो वस्तु इलेक्ट्रॉन को त्यागेगी, छोड़ेगी, वह धनावेशित हो जाएगी। वो कैसे हो जाएगी वो भी बताएंगे। तथा जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है वह ऋणावेशित हो जाती है। जिस वस्तु ने इलेक्ट्रॉन त्यागा है वो धनावेशित और जिस वस्तु ने इलेक्ट्रॉन को लिया है वो ऋणावेशित। अच्छा, ये हो कैसे रहा है? मान लीजिए कोई भी अपन ने पदार्थ लिया है, पदार्थ किससे मिलके बना होगा? परमाणुओं से। और ये आपको जानकारी होगी ही कि परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। मान लीजिए ये कोई सोडियम का परमाणु है, सोडियम के परमाणु में 11 ही इलेक्ट्रॉन हैं और 11 ही प्रोटॉन है। और ये कोई क्लोरीन का परमाणु है, क्लोरीन में 17 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, 17 ही प्रोटॉन होते हैं। अच्छा, ये पता कैसे लगता है 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन? जितने नंबर पर पीरियोडिक टेबल में जो तत्व आता है उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, उतने ही प्रोटॉन होते हैं। अच्छा, तो सोडियम आता है 11वें नंबर पर और क्लोरीन आता है 17वें नंबर पर। अच्छा, अगर मान लीजिए कि सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ा और क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो जब सोडियम क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ पे देखो कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन तो अभी भी कितने हैं यहाँ पे? 11 ही। यहाँ पे हो जाएंगे 18 इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कितने रह गए? 17 ही। अगर हम टोटल चार्ज यहाँ देखें तो प्लस वाली चीज़ें हैं 11, प्लस चार्ज है 11 और माइनस चार्ज है 10, तो टोटल चार्ज आएगा +1। इट मीन्स सोडियम के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया है? पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ देखें तो यहाँ 18 तो इलेक्ट्रॉन हो गए और प्रोटॉन है 17, तो टोटल चार्ज यहाँ पे कितना है? -1। इट मीन्स क्लोरीन पे आ गया है नेगेटिव चार्ज। तो जो वस्तु इलेक्ट्रॉन छोड़ रही है उस पे आएगा पॉजिटिव, जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रही है उस पे आता है नेगेटिव। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है एक वस्तु से दूसरी वस्तु में, ये अपने आप तो जा नहीं रहा होगा, कुछ तो किया होगा ना, तो तभी तो गया होगा। अच्छा, केमिस्ट्री के केस में हम अलग तरीके से पढ़ते हैं, यहाँ हम पढ़ेंगे घर्षण वैद्युतिकी के आधार पर कि घर्षण से कैसे इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, तो जब दो कुचालक वस्तुओं को रगड़ा जाता है तो रगड़ने पर घर्षण उत्पन्न होता है, जिसके कारण हमें घर्षण के विरुद्ध
कार्य करना पड़ता है। यह किया गया कार्य या ऊर्जा, अच्छा कार्य को हम ऊर्जा भी बोल सकते हैं। ऐसे समझिए, मैं कोई कार्य कर रहा हूँ तो मैं क्या खर्च कर रहा हूँ, अपनी एनर्जी। जितना ज़्यादा कार्य करूँगा उतनी ज़्यादा एनर्जी भी मेरी खर्च होगी। मतलब कार्य और ऊर्जा दोनों एक ही है, फॉर्मूला भी दोनों को सेम ही होता है। ठीक है, तो कार्य किया गया कार्य या ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित कर देता है। अच्छा, स्थानांतरित कर कैसे रहा होगा? मान लीजिए मैंने दो वस्तुओं को रगड़ा, वस्तु ए और वस्तु बी। जब मैं इन दोनों वस्तुओं को रगड़ रहा हूँगा तो दोनों वस्तुओं में घर्षण उत्पन्न होगा। घर्षण उत्पन्न होने से जो मैं कार्य कर रहा हूँ या फिर जो मेरी ऊर्जा खर्च हो रही है वो जा कहाँ रही है? वो हीट एनर्जी के रूप में बदल रही है, क्योंकि ऊर्जा को ना तो हम खत्म कर सकते हैं ना ऊर्जा को हम बना सकते हैं। ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। अब मेरे द्वारा जो दी गई ऊर्जा है उसको यांत्रिक ऊर्जा बोल सकते हैं आप। वो यांत्रिक ऊर्जा किस में बदल रही है रगड़ने पर? ऊष्मीय ऊर्जा में। हाथ गर्म हो जाएंगे। वो ऊष्मीय ऊर्जा किसको मिल रही होगी? इस सरफेस पे जो परमाणु है उनको, और इस सरफेस पे परमाणु जो उनको। ठीक है, अच्छा उस ऊर्जा को सबसे पहले ग्रहण कौन करेगा? सबसे पहले ग्रहण को जो करेगा जो परमाणु में सबसे बाहर होगा। सबसे बाहर तो परमाणु में होता है इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो अंदर है ना। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी। मान लीजिए वस्तु ए वाला परमाणु था और ये अपन ने लिया वस्तु बी वाला परमाणु। ठीक है, वस्तु बी, जब मैं दोनों परमाणु को रगड़ रहा हूँ, दोनों हाथों को रगड़ रहा हूँ, तो दोनों के बीच हीट पैदा हो रही है। जो मैं कार्य कर रहा हूँ वो किस में बदल रहा है? मैं जो ऊर्जा खर्च कर रहा हूँ किस में बदल रही है? हीट एनर्जी में। हीट एनर्जी वस्तु ए को मिल रही होगी और वस्तु बी को मिल रही होगी। वो हीट एनर्जी सबसे पहले ऑब्जॉर्व कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन ऑब्जॉर्व करेगा। और जैसे किसी वस्तु इलेक्ट्रॉन को हम हीट देते हैं तो वो प्रोटॉन की जकड़ से बाहर आ जाता है। प्रोटॉन पे देखो प्लस है, इलेक्ट्रॉन पे देखो माइनस है, तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होगा, पकड़ के रखा होगा। अगर इसको अलग करना है, इलेक्ट्रॉन को, दो जुड़ी हुई चीज़ों को अपन को अलग करना है तो एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी अपने को। एनर्जी खर्च करेंगे तभी तो दोनों को अलग कर सकते हैं। तो वो एनर्जी अपन ने खर्च की, वो इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी ऑब्जर्व करी और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की आकर्षण बल से बाहर। ठीक है, ये कंपन के कारण अलग होता है। गर्म करने पर सारी चीज़ें कंपन करने लगती हैं, तो इलेक्ट्रॉन भी कंपन करेगा। इलेक्ट्रॉन कंपन करेगा तो प्रोटॉन की जकड़ से हो जाएगा बाहर। अगर आपको ऐसे पता नहीं लग रहा है कि गर्म करने पर कंपन कैसा होता है तो एक बार आप गर्म तवे पे बैठ के देखें, आपको पता लग जाएगा कंपन होता कैसे है। अच्छा, होने को तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ भी जा सकता है, क्योंकि गर्म ये भी हो रहा है और इलेक्ट्रॉन तो गर्म ये भी हो रहा है, तो यहाँ से यहाँ भी आ सकता है। अच्छा, कैसे पता लगेगा कि वस्तु ए से इलेक्ट्रॉन वस्तु बी में जाने वाला है या वस्तु बी से इलेक्ट्रॉन वस्तु ए में आने वाला है? वो पता लगेगा कि प्रोटॉन किसका मजबूत है, किस प्रोटॉन ने अपने इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा मजबूती से पकड़ा हुआ है। अगर इस प्रोटॉन ने इस इलेक्ट्रॉन को कम मजबूती से पकड़ा हो इसकी तुलना में इसने ज़्यादा मजबूती से पकड़ा हुआ है, तो हीट तो दोनों को बराबर मिल रही है। जिसने कम मजबूती से पकड़ा होगा उसको इलेक्ट्रॉन पहले अलग हो जाएगा और दूसरी वस्तु के पास। ठीक है, तो जिस वस्तु का नाभिक कमज़ोर होगा उस वस्तु का इलेक्ट्रॉन अलग होगा और उस वस्तु पर आएगा धनावेश। वो भी समझाया था कैसे आया। और जिस वस्तु का नाभिक मजबूत होगा उसके पास आने वाला है ऋणावेश। तो इस तरह हम बता रहे हैं कि घर्षण के आधार पर या फिर इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर हम कैसे पता लगाते हैं कि चार्ज उत्पन्न क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन के सिद्धांत के आधार पर ही क्यों समझा रहे हैं, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन के आधार पर क्यों नहीं? ठीक है भाई, आवेश का जो उत्पन्न होने का कारण है वो इलेक्ट्रॉन के आधार पर ही बताते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के आधार पर तो बताते नहीं है। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है? अपने को पता है कि प्रोटॉन तो कहाँ बैठा हुआ है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो दोनों कहाँ हैं, नाभिक में है। इलेक्ट्रॉन सबसे बाहर है। ठीक है, तो हीट एनर्जी सबसे पहले किसको मिलेगी? इलेक्ट्रॉन को मिलेगी। तो सबसे पहले बाहर कौन जाएगा? इलेक्ट्रॉन ही जाएगा। अगर आप चाहो तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन को भी अलग कर सकते हो, लेकिन उसको अलग करने से पहले आपको सारे के सारे इलेक्ट्रॉनों को अलग करना होगा और इतनी हीट तुम उत्पन्न ही नहीं कर सकते कि सारे इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल दो। अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल भी दिए तो बीच में आ जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिनके बीच पाया जाता है प्रबल नाभिकीय बल। प्रबल नाभिकीय बल इस दुनिया का सबसे मजबूत फोर्स है। इसको तोड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है।
बजाय इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के। तो इसको तो आप आसानी से बाहर निकाल सकते हो। इन दोनों के बीच जो बल है ना, ये जितनी पावर से आपस में जुड़े हुए हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन, उस पावर को तोड़ने के लिए आपको इतनी हीट देना पड़ेगी कि फिर आपको आवेश उत्पन्न करने की सोचोगे ही नहीं। आप बड़ी चीज़ें सोच रहे होगे, आप न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की सोच रहे होगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के आधार पर ही दिया जा सकता है। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन गति कर सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को अगर तुम 1 किलो का मानो ना, तो प्रोटॉन होगा 1850 केजी का, यानी कि इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन 1850 गुना भारी है। तो सिंपल सी बात है यार, हल्का कण ही गति करेगा, भारी कण तो गति करेगा ही नहीं। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि इलेक्ट्रॉन ही क्यों आवेश के लिए जिम्मेदार है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आवेश के लिए जिम्मेदार क्यों नहीं है। ठीक है, आगे के नोट्स बनाएंगे, एग्जाम्पल लेते हैं। जब कांच की छड़ को सिल्क के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ में से सिल्क के कपड़े में, इसमें स्याही और कम है, स्याही डाल के लाते हैं। छोड़ो, स्याही रहने ही देते हैं। कांच की छड़ से सिल्क के कपड़े में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो जाता है जिससे, अच्छा, कांच सिल्क के कपड़े को जब कांच की छड़ से रगड़ेंगे तो कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ जाने वाला है, सिल्क के कपड़े में, जिससे कांच की छड़ क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी धनावेशित, और सिल्क का कपड़ा हो जाएगा ऋणावेशित। ठीक है, अच्छा, कांच की छड़ धनावेशित क्यों हो रही है और सिल्क का कपड़ा ऋणावेशित क्यों हो रहा है? क्योंकि कांच की छड़ का नाभिक इलेक्ट्रॉन को कम मजबूती से पकड़ के रखता है, बजाय सिल्क, देखो कांच की छड़ का जो नाभिक है वो इलेक्ट्रॉन को कम मजबूती से पकड़ के रखा है, बजाय सिल्क के नाभिक के। अच्छा, सिल्क का जो नाभिक है उसने कम मजबूती से इलेक्ट्रॉन को पकड़ा है, कांच की छड़ ने ज़्यादा मजबूती से इलेक्ट्रॉन को पकड़ा है, जिसकी वजह से कांच की छड़ में से इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ जा रहा है, सिल्क के कपड़े में जा रहा है। अभी बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपको देनी है, एक बार हम इसको साफ करते हैं जिससे हम आपको बता पाएँ एक और इंटरेस्टिंग बात, जिसको सुनकर आपको और भी ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ जाएगा फिजिक्स पढ़ने में, साइंस पढ़ने में, आगे बढ़ने में, क्यूरियोसिटी को जिंदा रखने में। देखिए, समझिए, ये है कांच की छड़। ठीक है, कांच की छड़, और ये है अपना सिल्क का कपड़ा। ठीक है, अपन बोल रहे हैं कि कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन जा रहा है सिल्क के कपड़े के पास, क्योंकि कांच की छड़ का नाभिक कम मजबूती से पकड़ा हुआ है इलेक्ट्रॉन, और सिल्क के कपड़े ने ज़्यादा मजबूती से पकड़ा हुआ है अपने इलेक्ट्रॉन को, तो कांच की छड़ अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है रगड़ने पर। ठीक है, अच्छा, ऐसा बोलते हैं कि भाई कांच की छड़ का अगर तुम 1 सेमी क्यूब का एक टुकड़ा लो, 1 सेमी क्यूब मतलब उसकी कांच की छड़ की 1 सेंटीमीटर लंबाई हो, 1 सेंटीमीटर चौड़ाई हो और 1 सेंटीमीटर ऊंचाई हो, तो उसमें लगभग 10⁻24 परमाणु होंगे और इतने ही 10⁻24 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, 10⁻24 इलेक्ट्रॉन होंगे। जब रगड़ते हो तो अप्रॉक्स 10⁻14 इलेक्ट्रॉन, नहीं 10 इलेक्ट्रॉन कांच की छड़ से कहाँ ट्रांसफ़र हो जा रहे हैं, सिल्क के कपड़े में।
अच्छा, जब 10 की घात 24 में से 10 की घात 10 इलेक्ट्रॉन सिल्क के कपड़े में आ जाएंगे तो आप तो बोलोगे सर कि यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 10 की घात 24 माइनस 10 की घात 10 और 10 की घात 14। लगा दिया मैथमेटिक्स। ये गलत मैथमेटिक्स लगाया आपने। पहले तो आप ये सोच के देखो कि एक कांच की छड़ में से अगर 10 की घात 10 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, केमिस्ट्री में तो अपन पढ़ते हैं कि भाई एक इलेक्ट्रॉन भी चला जाए तो यौगिक बड़ा अस्थायी हो जाता है, उसको इलेक्ट्रॉन वापस चाहिए। यहाँ तो 10 की घात 10 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इसमें तो सिर्फ 10 की घात 14 ही बचेंगे। तो 10 की घात 14 तो बचते ही नहीं है, पहली बात तो ज़्यादा बचते हैं। आप ये जो कैलकुलेशन कर रहे हो ना, ये तब होती है जब यहाँ पे भाग का चिन्ह हो, तब घातें घटती हैं। 24 में से 10 घटेगा तब जाके 10 की घात 14 बचेगा। माइनस करने पर ये नहीं आता। हम कंफ्यूज हो जाते हैं माइनस से कि 10 की घात 14 बचेंगे। नहीं नहीं नहीं, अगर आप घटा के देखो ना तो ऐसे आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24। इसमें से कितना घटाना है? 10 की घात 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ज़रा माइनस कीजिए इनको। 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 9 9 9 9 9 9। कहाँ तक जोड़ें यार? तो इतने इलेक्ट्रॉनों में से इतने से ही इलेक्ट्रॉन निकले। अभी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन कांच की छड़ के पास है, ठीक है, बहुत कम इलेक्ट्रॉन गए हैं। अगर आपको लग रहा है कि 10 की घात 10 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकल गए, ये खरबों के भी खरब इलेक्ट्रॉनों में से कुछ लाख इलेक्ट्रॉन निकल गए होंगे, उनसे क्या फ़र्क पड़ने वाला है? तुम्हारे पास 100 करोड़ रुपए, उनमें से 1 रुपया भी आपके पास अगर मैं दे दूं आपको, आप मेरे को दे दो 100 करोड़ रुपए में से, तो क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा आपके पास? तो नहीं पड़ता है फ़र्क। बहुत कम इलेक्ट्रॉन गए हैं वहाँ पे, लग रहा है देखने में नंबर बड़ा है, ऐसा है नहीं। अगर आप देखो ना तो 10 की घात 14 में से अगर इसको आप समझ पाओ तो केवल एक इलेक्ट्रॉन, अगर इसकी 10 की घात 14 इलेक्ट्रॉनों में से देखा जाए तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन सिल्क के कपड़े के पास गया है। 10 की घात 14 में से एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा अमाउंट है नहीं, वैसे दिख रहा है कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। हाँ, बेशक इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, चार्ज आ रहा है, सिल्क के कपड़े पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कांच की छड़ अस्थायी हो जाने वाली है, क्योंकि अस्थायी तब होती है जब बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकल गए। मान लो किसी परमाणु के पास 11 इलेक्ट्रॉन है, उसमें से तुमने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसके पास रह जाएंगे केवल 10 इलेक्ट्रॉन, तब ये बहुत ज़्यादा अस्थायी है। 10 इलेक्ट्रॉनों में से ही 1 इलेक्ट्रॉन गया है, तब बहुत ज़्यादा अस्थायी हो जाता है। यहाँ देखिए 10 की घात 14 इलेक्ट्रॉन है, उनमें से एक इलेक्ट्रॉन गया है यार। यहाँ 11 में से 1 इलेक्ट्रॉन जाना, 10 की घात 14 में से 1 इलेक्ट्रॉन जाना, अलग अलग बातें। तो नहीं होती है कांच की छड़ अस्थायी, क्योंकि बहुत कम इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, दिखने में भले ही नंबर आपको बड़ा लग रहा हो। तो ये थी हमारी आज की क्लास। नोट्स आपने बनाई लिए होंगे। थैंक यू। मैं बाद में साफ़ करता हूँ इसको।